नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे आपके बजट की। जी हां, कल देश का बजट पेश होने जा रहा है और देश के बजट से हर वर्ग को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। महिला, किसान, युवा, उद्यमी, नौकरी पेशा, हर वर्ग अपने लिए बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। बजट से मध्यम वर्ग को आयकर में राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन पर ब्याज छूट बढ़ाने की उम्मीद है। तो किसान भी पीएम किसान राशि बढ़ाने, खाद बीज पर सब्सिडी जारी रखने के अलावा एमएसपी और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं महिलाएं उज्ज्वला जैसी योजनाओं का विस्तार महिला उद्यमियों के लिए सस्ते लोन की उम्मीद लगाए हुए हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो यूनियन बजट से युवाओं को रोजगार के नए अवसर, स्टार्टअप्स में बढ़ावा और शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करने की उम्मीद है। तो ये तमाम उम्मीदें हैं और अब नजर सबकी इसीलिए टिकी हुई है कि कल का दिन क्या होने वाला है, क्या बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। और तमाम उम्मीदों के बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सोने पर कम हो सकती है कस्टम ड्यूटी। जिस तरह से सोने का दाम इन दिनों लगातार फ्लैक्चुएट हो रहा है, यहां पर कस्टम ड्यूटी कम होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स में भी राहत मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। नई ट्रेनों की भी हो सकती है घोषणा। तो पीएम सूर्य घर योजना की सब्सिडी भी बढ़ सकती है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ सकता है। तो ये तमाम उम्मीदें हैं और ये क्या होना है क्या नहीं, इस पर अब नजर कल के लिए बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने में अभी वक्त है, लेकिन हम बार बार केंद्रीय बजट की बात क्यों कर रहे हैं, केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश की निगाहें क्यों टिकी हुई है, अब आपको ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो देखिए, 2025-26 में केंद्र से मध्य प्रदेश के 1,60,000 करोड़ मिलने थे और इसमें केंद्रीय कर का हिस्सा 1,11,662 करोड़ है। केंद्रीय अनुदान की राशि 48,661 करोड़ रुपए है और अभी केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.85% है। इससे मध्य प्रदेश को लगभग 1,11 करोड़ रुपए मिलते हैं और मध्य प्रदेश की केंद्रीय दरों में हिस्सेदारी 10% बढ़ाने की मांग है। मांग स्वीकार हुआ तो मध्य प्रदेश को 1,22,000 करोड़ मिल सकते हैं और 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त बजट की जरूरत भी है। तो मध्य प्रदेश का केंद्र पर जल जीवन मिशन की राशि भी बकाया है। जल जीवन मिशन के 2 साल के 8,120 करोड़ केंद्र पर बकाया है। आदिवासी छात्रों के स्कॉलरशिप की 7 साल की राशि 564 करोड़ बकाया है। तो ये तमाम बातें हैं जो मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट के जरिए प्रभावित कर सकती है। अब इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट काफी हद तक केंद्रीय बजट पर टिका हुआ है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको एक डिटेल के जरिए। युवाओं की बेरोजगारी की समस्या, तो देखिए, अब आपको एक एक डिटेल और आंकड़ों के साथ समझाते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश का बजट 4,21,000 करोड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार पर 4,64,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बजट और कर्ज की राशि 43,340 करोड़ का अंतर है। 43,340 करोड़ के अंतर को अब खत्म करने के लिए फंड भी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के वेतन, पेंशन और ब्याज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। 3 साल में वेतन, पेंशन और ब्याज का खर्च 32% बढ़ा है। 2023-24 में 96,141 करोड़ वेतन, पेंशन, ब्याज पर खर्च किए गए हैं। 2024-25 में वेतन, पेंशन, ब्याज का खर्च 1,13,328 करोड़ पहुंच गया। तो 2025-26 में वेतन, पेंशन, ब्याज का खर्च 1,28,328 करोड़ पहुंचा है। लगातार आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए तमाम डिटेल, और ऐसे में उम्मीदें काफी ज्यादा लोगों को है और अब देखना होगा कि कल का जो बजट आता है वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। नंदन नरूला जी जुड़ेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही कपिल होलकर जी जुड़ेंगे, हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। आशीष गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र विभाग के। तो तमाम मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और इस विषय पर अब कहीं ना कहीं
क्या कुछ आने वाले समय में उम्मीदों पर असर देखने को मिलता है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। सवालों की ओर बढ़ते हैं। नंदन जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर कितनी ज्यादा उम्मीदें इस बार रखी जाए। कपिल जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। कपिल जी, आखिर इस बार कितनी ज्यादा उम्मीदें रखी जाएं? क्या कुछ हो सकता है उम्मीदों के बाजार में, हमारे बजट में? देखिए, उम्मीदें रखना तो जनता का काम है। सरकार से उम्मीदें हमें रखना होंगी और हमने हमेशा कोशिश सरकार की रहती है कि उन उम्मीदों को पूरा करे। बट यहाँ पे जब हम बजट पे चर्चा करते हैं और बजट की बात करते हैं, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे 2026 जो हमारे वित्त मंत्री महोदया ने दिया है, वो हमें बताता है कि हमारा देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। तो अगर हम बात करें तो जो उन्होंने बात करी है ग्रोथ की, तो करीब 7% की ग्रोथ की बात करी है। तो यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और साथ ही साथ जो एक बात यहाँ कही है कि ग्रोथ तो है, बट ग्रोथ क्वालिटी ग्रोथ होना जरूरी है। ये एक बहुत मुद्दे की बात है, क्योंकि आप देखिए कि एक मध्यम वर्ग इस पूरी पूरी प्रक्रिया में पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्ग का हाथ खिंचा हुआ रहा है। क्योंकि अगर आप डेटा पे बात करें तो वेज ग्रोथ नहीं हुई है, और साथ ही साथ जीएसटी कट का बेनिफिट जितना हमने सोचा था कि मिलना चाहिए, और इनकम टैक्स रेट जो 12 लाख तक का कर दिया था, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, उसका भी असर बाजारों में दिख नहीं रहा है अभी। तो मेरा मानना है कि मध्यम वर्ग की उम्मीदें यहाँ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा मिले, ये भी इन बजट में एमएसएमई सेक्टर का ध्यान इस तरफ रहेगा, क्योंकि वो सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार तैयार करता है। तो भारत वर्ष के लिए जो हम इतने वर्षों से सर्विस इंडस्ट्री पे बेस रही है, हमारी इकोनॉमी ने हमारे आईटी कंपनियों पे बेस रही है, और एआई मॉडल आने के बाद से हम सब सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बार बजट में कहीं ना कहीं ग्रोथ के साथ साथ कैसे मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ लाई जाए, वहां क्या इंसेंटिव दिए जाए, वहां कैसे जॉब क्रिएशन की जाए, इस पे काम करेगी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसी भी देश की, प्रदेश की, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए वहां के लोगों का वेल्दी होना, उनकी आय बढ़ना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था में रही है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जो लोग काम करते हैं, उनकी वेज ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखने वाली बात है। हमारे साथ नंदन नरूला जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ आशीष गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। नंदन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अगर ताज़ा हालात देश की समझूं, जैसा कि अभी कपिल जी कहते हुए नजर आए कि जो आम लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम प्रदेश की ताज़ा इकॉनमी समझें और हर एक व्यक्ति की आय को समझें, तो क्या हालात है देश में? नंदन जी, सबसे पहले अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आशीष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यही सवाल मेरा आपसे है। नंदन जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आवाज उनकी नहीं आ पा रही, पर ये मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अगर देश की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो हालात होते हैं उसी के आधार पर उम्मीद होती है कि बजट में ये बातें हों। और अगर हम हालात को समझे और हर एक वर्ग को खासतौर पर देश में लेके चला जाता है, तो हर एक वर्ग के लोगों की अगर स्थिति समझे तो क्या है? इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टरों ने, हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास खड़े हैं, 7% की ग्रोथ रेट है, और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। और रिसेंटली हमने अभी जापान को पीछे किया है। अब यूएस, चाइना और जर्मनी ही ऐसी इकोनॉमीज हैं जो हमसे आगे हैं। लेकिन ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में काफी नहीं है, इसका असली फायदा नीचे तबके के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर, जो कि लगभग 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है, 35% मैन्युफैक्चरिंग में जिसकी हिस्सेदारी है, 48% एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है, 3.25 करोड़ के लगभग जॉब्स जो ऑफर करता है, आज भी उसका बैंक क्रेडिट में जो हिस्सेदारी है वो मात्र 16% है। मैं नंबर्स की ही बात करूंगा बहुत बारीकी से। पिछले साल भी हमने बजट पर आप ही के चैनल के माध्यम से इस पर बहुत गहनता से चर्चा की थी कि
हमने इन्वेस्टमेंट लिमिट एमएसएमईज की बढ़ा दी गई है। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट अगर उसका लिमिट 2.5 करोड़ था, 1 करोड़ था, तो आज वो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 2.5 करोड़ हो गया है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। स्मॉल के लिए भी डबल किया था और मीडियम के लिए तो हम 125 करोड़ तक की हमने लिमिट तय की थी पिछले बजट में, और जबकि टर्नओवर लिमिट 500 करोड़ तक की थी। लेकिन अगर कैश फ्लो स्ट्रेस की बात करूं, ये कल ही का आर्टिकल बताता है ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स का, कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पोर्टल बनाया है जिससे फायदा बहुत हुआ है एमएसएमईज को, लेकिन फिर भी आज हम उस आंकड़े से काफी दूर हैं जो हम एमएसएमई के माध्यम से अचीव करते हैं, कर सकते हैं। अगली बात अगर मैं आपको करूं एम्प्लॉयमेंट की, हमने 75 लाख जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया था, जो कि हम अभी अपने लक्ष्य से पीछे ही नहीं, बेहद पीछे हैं। बिल्कुल। हम केवल गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ही जनरेट कर पाए हैं, मतलब पार्ट टाइम वर्कर, जोमेटो स्विगी पे कुछ लोग काम कर रहे हैं या किसी और पार्ट टाइम नौकरी में काम कर रहे हैं, जिनकी एक्चुअल इनकम 15 से 25 हजार रुपए महीना ही है, जो 2 करोड़ के पार हो जाएंगे लगभग 2030 के बाद। हम एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। अभी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की यह भी जरूरत है कि नरेगा के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन घटती जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम रैंकिंग की बात करें, अगर हम थोड़ी इस पे भी नजर डालें, तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, उस पे हम 124वें रैंक पर हैं, जो कि बहुत पीछे है। लगभग आईएमएफ के डेटा के हिसाब से पिछले 5 साल में कुछ खास बदला नहीं है यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, प्रॉपर गवर्नेंस, 167 कंट्रीज का अगर मापदंड की बात करें 99वें रैंक पर हैं। ये भी पिछले 5 साल में लगभग वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, हर एक को यही उम्मीदें होती हैं। देखिए, महंगाई पर कंट्रोल हो जाए, मिडिल क्लास को क्या चाहिए, टैक्स में बर्डन थोड़ा कम हो जाए, होम लोन पर थोड़ी किस्त घट जाए। एमएसएमई बिजनेस क्या चाहता है, इजी क्रेडिट मिल जाए हमको, स्कूल कॉलेज फीस पर प्रेशर थोड़ा घट जाए। फार्मर्स चाहते हैं एमएसपी में सुधार हो जाए, स्टार्टअप बिजनेस सपोर्ट चाहते हैं इसके अंदर। यूथ और स्टूडेंट क्या चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, हेल्थ पर थोड़ा इसमें ध्यान और दिया जाने की जरूरत है। ओवरऑल इकोनॉमी क्या चाहती है, इकोनॉमी चाहती है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो जाए, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का थोड़ा बैलेंस बना रहे। अभी इन चीजों पर मंथन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हर चीज को ध्यान में रखने के बावजूद हमको ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि सिर्फ आगे हम 50 लाख करोड़ का हमारा बजट था पिछले साल का। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। 4.8% आशीष जी, अब का, एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि अभी जो हमारी स्ट्रेटेजी है करंट समय में, वो स्ट्रेटेजी है आगे दौड़ पीछे छोड़। और पीछे छोड़ वाली अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा संख्या है उन तबकों की जो अभी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी एक टेंशन होती है कि उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर उनकी कुछ इच्छाएं हैं तो वो सामान खुलकर खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे में उनको एक तरफ ये सिक्योरिटी चाहिए कि पैसे भी होने चाहिए, वो अपने मन का भी कर सके, नौकरी चाहिए। तो इन तमाम चीजों को बहुत ही सरल, बिना टेक्निकल शब्दों के इस्तेमाल किए हुए सरल लैंग्वेज में मैं चाहूंगी कि नंदन जी आप समझाएं कि बजट में ऐसा आखिर क्या प्रावधान आना चाहिए कि जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनके लिए अब थोड़ा राहत इस बार देखने को मिल जाए। धन्यवाद अस्मिता जी। जैसा कि अभी आपने बिल्कुल एक सही बात बोली कि अब हमारे देश में जो आम जनता है वो खपत की तरफ जा रही है। हमारी सरकार भी ये चाह रही है कि हमें कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं, जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंज्यूम करें। सरकार का भी ऐसा मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे तो वो पैसा बार बार इकोनॉमी में घूमेगा। बट इससे हिस्टोरिकली जिस बात के लिए हमारी इकोनॉमी जानी जाती थी कि हम लोग पैसे को बचाया करते थे, पैसे को इन्वेस्ट किया करते थे, वो बचत की जो मानसिकता है वो हमारे देश में खत्म होती जा रही है। और जो नया इनकम टैक्स का जो कानून में संशोधन हुए और जो नया जो कानून आने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, उसमें भी बचत को लेके कोई बड़े प्रावधान नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में भी अधिकतर बचत को खत्म कर दिया गया है, चाहे वो सेक्शन 80C की बच्चों की स्कूल फीस हो, चाहे हाउसिंग लोन के पेमेंट किए जा रहे हैं, उन बचत पे मिलने वाले जो आयकर के बेनिफिट्स थे उनको खत्म कर दिया गया है। तो सरकार की यहाँ पे मंशा जो है वो हमारी थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो रही है। हमें बजट में अब ये देखना होगा कि जो नया आयकर कानून 2025 1 अप्रैल 26 से लागू होने वाला है, क्या उसको सरकार यथास्थिति में लेके आती है जो पिछले बजट में घोषणा की गई थी, या उसमें पिछले 1 वर्षों में
जो सीखा है सरकार ने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। इसका आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जिसकी आय का एक हिस्सा आयकर में चला जाता है और बचा हुआ आय पे जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, वो हर वस्तु और सेवा को जो खरीद रहे हैं उसमें जीएसटी में चला जाता है। तो आम जनता चाहती है कि उनको जीएसटी में भी कटौती मिले और उनको आयकर में भी राहत मिले, और जो खर्चे वो कर रहे हैं उस खर्चों की उन्हें छूट मिले। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट प्रमोट करे और उसकी भी उन्हें यहाँ पे छूट मिले। तो ये बहुत सारी लोगों की, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की अपेक्षा है कल आने वाले केंद्रीय बजट से। बिल्कुल कपिल जी, एक बहुत ही अच्छी चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि अभी नंदन जी ने कहा कि जो सरकार जिस तरह से चल रही है खपत पर ज्यादा काम कर रही है, यानी कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें और सेविंग्स यहाँ पर लोगों की कम होती जा रही है। अब इससे एक तरफ देखने को मिल रहा है कि हमारे इकोनॉमी में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, देश में सरफेस लेवल पर अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर जब देश के जो रीढ़ की हड्डी है वहां के जनता है, और जब वो जनता ही अपने अंदर ही अंदर खोखली होती जाएगी, तो क्या इस इकोनॉमी को अगर हम ग्रोथ में लाते जाएंगे तो हम इसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं? इसको लेकर कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है क्या? क्या इस स्ट्रेटजी में बदलाव होना चाहिए? कपिल जी, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी सॉरी, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम केवल कुछ वर्गों का, कुछ तबकों के विकास की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप पिछले वर्ष का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा रिटेल क्रेडिट ग्रोथ हुई है, मतलब लोगों ने रिटेल, जो इंडिविजुअल उन्होंने उधार बहुत लिया है। एक और डेटा चौंकाने वाला है जो ये कहता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड गिरवी रख के उधार लिया गया है, और एक और डेटा ये दिखाता है कि जो गोल्ड पे उधार देने वाली कंपनियां, उन्होंने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा गोल्ड बेच के उधार रिकवर किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, जो हमारे साथ में हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है, जो और तेजी से बढ़ रहा है। जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो इस तबके में बहुत तेजी से बड़ा ग्रोथ होती है। तो कहीं ये बढ़ता हुआ भारत, एस्पिरेशन इंडिया, कहीं उधार का इंडिया तो नहीं बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा सरकार को इस बात पे ध्यान रखना होगा। और कब हो सकता है? फिर मैं हर वक्त जब भी बजट आता है मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, सरकार को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पे जोर देना होगा। अभी जो हम $2800-2900 पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, बट वो पर कैपिटा इनकम नीचे के लेवल पे नहीं है। अगर आप देखेंगे 2 साल 3 साल में जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, जो इंजीनियर्स या जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो उनकी वेज ग्रोथ कुछ हुई नहीं है खास। तो वो वहां पे वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो मानता हूँ। तो सर क्या इसे हम खतरा मान सकते हैं? बिल्कुल, इसको लेके कई बार इस बारे में बात हो चुकी है। कई प्लेटफॉर्म पे इसको चिंता का विषय बताया गया है कि एस्पिरेशन तो हाई है। एक छोटा सा व्यक्ति जो 12, 15, 20 हजार की नौकरी करता है, वो ईएमआई पे आईफोन लेके आ जाता है। तो सोचिए ना, हमारी मानसिकता उधार लेने की मानसिकता होती जा रही है, और जहां उधार की अर्थव्यवस्था हो जाती है तो वहां पे समस्याएं शॉर्ट टर्म में नहीं पर लॉन्ग टर्म में पैदा हो सकती है। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म की समस्या आपने जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आखिर किस तरह से लॉन्ग टर्म समस्या हो सकती है, देश को अंदरूनी तौर पर ये किस तरह से प्रभावित कर सकती है? देखिए, लॉन्ग टर्म समस्या कैसी है कि आपकी जब रिपेइंग कैपेसिटी नहीं होती तो बैंक्स उसको लैंड करते हैं। ठीक है, बैंक में लैंड किया, उसने समझे टीवी, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी लेने के लिए पैसा लिया उस व्यक्ति ने, वो लैंड कर उसको रीपे नहीं कर पा रहे, देन रीपे नहीं करने के कारण वो क्या करते हैं, अपना गोल्ड या बाकी चीजें गिरवी रखते हैं, फिर वहां से लोन लेते हैं, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कर्ज के ब्याज में व्यक्ति या हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो फंसता जाता है। और उस कर्ज के बोझ में देन फिर डिफॉल्ट रेशो होता है, तो बैंकों में फिर डिफॉल्ट आता है, जहां पे इंडिविजुअल डिफॉल्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं उस हमारे यूथ में या हमारे लोअर मिडिल क्लास की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ठीक नहीं, मैं मानता। दूसरी बात जो बजट में इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है, एग्रीकल्चर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आपका चैनल व्यूअर सबसे ज्यादा वहां के हैं, तो हम एग्रीकल्चर बेस, हमारे आज भी बहुत बड़ी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं केवल हम गेहूं चावल उगाने वाली इकोनॉमी बन के रह गए हैं, हमें हॉर्टिकल्चर, डेयरी और उस पर काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट में सरकार को इसका ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका
आज भी डिपेंडेंट है अपनी उसी जमीन पे, उसी जमीन के टुकड़े पे। पहले जहाँ माता पिता करते थे, फिर बिल्कुल। चाचा हुए, फिर भाई बहन हुए, तो लोग डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको अल्टरनेट वहां पे रोजगार के साधन मुहैया कराने होंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे इशारा करता है, ये बहुत जरूरी चीज है जो सरकार इस बार शायद बजट में करे। बिल्कुल, अब सरकार के बजट पर नजर बनी रहेगी। आशीष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों मार्केट में सोने और चांदी का बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। लगातार इसके रेट में फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है और इसको ग्लोबल लेवल पे माना जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से डॉलर कमजोर हो रहा है, उसके चलते कभी रेट हाई हो जाते हैं तो कभी रेट लो पे चले जाते हैं, और एकदम लो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर कम अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर हम इसी का हमारे देश पे असर देखें और उसके बाद बजट पर अगर उम्मीद रखें, तो किस तरह की उम्मीदें हो सकती है देश पर? इससे क्या कुछ असर हो सकता है और क्या इसको लेकर बजट में कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे सोना चांदी को लेकर थोड़ा राहत लोगों को मिले? मैम, इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर एंड पर्टिकुलरली अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है लोगों की। यहाँ पर मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हमारे पास ऐसा पता नहीं कितना टन सोना है जो महिलाओं ने अपने लॉकर्स में रखा हुआ है। उसको पहनना ना पहनना एक अलग अलग मुद्दा है। लेकिन ये हम अगर थोड़ी बहुत इसमें कस्टम ड्यूटी का मतलब कुछ बदलाव के प्रावधान लेकर भी आए तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव इसकी फ्लक्चुएशन पे नहीं पड़ेगा। मतलब फ्लक्चुएशन जो होगी वो मतलब एक दिन के अंदर अंदर हमने देखा कि 1 लाख रुपए का डिफरेंस सोने में देखने को मिला। वो वायदा बाजार है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो एक अलग एस्पेक्ट है। अगर एक सस्टेनेबल हम अगर बात करें इकोनॉमी की, तो बजट में अगर उसमें कस्टम ड्यूटी थोड़ी घटा भी देंगे, थोड़ा सा रेट उससे कम हो जाएगा, बट उससे फ्लक्चुएशन को कंट्रोल तो करना बहुत मुश्किल होगा या वो संभव ही नहीं है। इससे ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ, जो भी सरकार नीति अपना रही है, इकोनॉमिक्स में एक बात बोलते हैं, आपने अभी अभी चर्चा की थी उसके बारे में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ऊपर पॉलिसी पर जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्या उसका फायदा नीचे लेवल तक पहुंच पा रहा है क्या? अगर मैं सबसे नीचे लेवल की बात करूं तो आज हमारा किसान, सरकार उसके लिए बहुत सारे प्रावधान पिछले साल भी लेकर आई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम 3 लाख से 5 लाख किया गया। लेकिन आप देखें, मैं अगर बहुत बारीकी से मंडियों में देखता हूं, मैं खुद भी बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता हूं। 3 लाख रुपए तक का 2 लाख कोलेटरल फ्री लोन है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर, और 3 लाख तक की स्कीम है कि 7% पर आपको केवल लोन दिया जा रहा है। और अगर आप वो समय से पहले देते हो 3% का इंसेंटिव भी उसमें दिया जा रहा है। तो मात्र 4% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको वो पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर भी किसान को ये डर है कि नहीं, कोलैटरल फ्री है या सरकार है, बैंक है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, हमको कोई खतरा है। आज वो भी किसान के दिमाग से इतने साल बाद भी वो बात निकल नहीं पाई है। और वो 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साहूकारों से या मंडी में आड़तियों से वो ब्याज पर पैसा उठाता है। आप देखिए, इमेजिन करिए 4% और 24%, कितना बड़ा डिफरेंस है। और सस्टेनेबल क्रॉप्स, एमएसपी की अगर हम बात करें, हम पेट्रोल डीजल की बात करें, किसान को उसकी आवश्यकता पड़ती है अपने ट्रैक्टर चलाने के लिए, या उस पर थोड़ा बहुत रेट घट जाए। सबसे ज्यादा टैक्सेस तो हमारे पेट्रोल डीजल पर हमारे देश में ही है। 50 रुपए से कम का डीजल है जो 90 रुपए तक पहुंच गया है। आप उसका आउटकम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ग्राउंड लेवल पर उसको बहुत नीचे तक लाने की आवश्यकता है। हमको उस पर मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। इससे उम्मीद की जाएगी कि कल खाद की आपूर्ति पूरी हो जाए। अभी रिसेंटली खाद की कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत शॉर्टेज थी, कालाबाजारी हो रही थी। सरकार को खाद की आपूर्ति के लिए 1 लाख करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ रही है। इंपोर्ट करते हैं हम डीएपी और यूरिया, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि क्या हम उसकी पूर्ति अपने देश के अंदर ही कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं, ध्यान देने योग्य है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर नंदन जी देखने को मिला है कि लोग अगर यहाँ बदलाव हो रहा है तो लोगों की जो पर्सनल ग्रोथ है वो रुकती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अब मेरे पास समय की कमी है इसलिए, लेकिन अब देखना होगा, नजर बनी रहेगी कि इस बजट में क्या कुछ जो उम्मीदें हैं लोगों को, उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किया जा सकता है, साथ ही कितना ज्यादा बदलाव, कितना ज्यादा असर आएगा लोगों की जिंदगी पर, लोगों की जेब पर क्या असर डालेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आपने समय दिया। साथ ही कपिल होलकर जी आप हमारे साथ जुड़े, आशीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।